नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है, देखिए बीपी रेगुलेशन पे होने वाला है कि बीपी जो फिजियोलॉजिकली कैसे रेगुलेट होता है, यानी बीपी कब जब कभी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है वो कैसे बीपी को मैनेज करती है, उसको हम थोड़ा डिटेल में आज समझते हैं कि कैसे बॉडी खुद की एक मैकेनिज्म फॉलो करती है और बीपी को रेगुलेट करती है। तो देखिए इसमें 4 मैकेनिज्म आते हैं। सबसे पहले नर्वस मैकेनिज्म, उसका रीनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म और लोकल मैकेनिज्म। तो पहले हम समझते हैं बीपी होता क्या है। तो देखिए हमारी जो वेसल्स होती है यानी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, उस उनमें जो एक लेटरल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, वो होता है बीपी यानी ब्लड का प्रेशर। अब ये नॉर्मल होता है 120/80 mm ऑफ एच जी, ये सब आप जानते ही होंगे। अब जब कभी भी सिस्टोलिक, अब डायस्टोलिक दो बीपी होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी जब कभी भी इंक्रीज हो जाएगा 140 और डायस्टोलिक 190 से, जब इन दोनों का इंक्रीज होगा 140/90, तभी हम बोलेंगे कि बीपी है यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है। वहीं अगर इससे कम हो जाएगा 110 से या 90, 110 से और 80 से, तो हम बोलेंगे कि बीपी डिक्रीज हुआ है। तो ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी। अब देखिए ये बात हो रही है कि फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी खुद ही बीपी को मेंटेन कर रहा है, जब कम हो रहा है तो ज़्यादा कर रहा है, जब ज़्यादा हो रहा है तो कम कर रहा है। तो ये खुद ही रेगुलेट कर रहा है मैकेनिज्म। इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है नर्वस मैकेनिज्म। नर्वस में क्या है, ये इसमें होता है वैसोमोटर सेंटर। तो पहला वैसोमोटर सेंटर होता है, ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है: वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। सबसे पहले होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया। ये क्या करता है कि वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब कोई बीपी डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज करता है, इसको प्रेशर एरिया भी कहा जाता है। दूसरा होता है डायलेटर एरिया, इसको डिप्रेशर एरिया भी कहते हैं, ये डायलेट करता है बीपी को। तीसरा होता है सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया इन दोनों पे डिपेंड होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर एरिया पे। ये क्या करता है, ये सेंसिटिव होता है कोई भी स्टिमुलेशन के लिए। जैसे कभी भी अगर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बीपी, तो उसके लिए सेंसिटिव होता है और तुरंत क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर वैसो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेगा और नॉर्मलाइज कर देगा बीपी को अकॉर्डिंगली। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें आती हैं सेंसरी एरिया में। 2 चीज़ें आती हैं, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म और कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो सिचुएटेड रहते हैं एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड साइनसेस में, इधर वाले साइनस में, और इधर जो एओर्टा होता है उसके वॉल्स में सिचुएटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कोई बीपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये स्टिमुलेट होते हैं और तुरंत एक एफरेंट नर्व न्यूरॉन्स का सिग्नल्स भेजते हैं, कहाँ, सेंसरी एरिया में। अब सेंसरी एरिया तुरंत वैसो कंस्ट्रिक्टर वैसो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेगा और बीपी को नॉर्मल कर देगा। वही होता है कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो एओर्टिक और कैरोटिड साइनसेस में सिचुएटेड होते हैं। अब ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब कि अगर बहुत कम ऑक्सीजन है और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी में, तो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही ऐसा कुछ होता है बॉडी में, तो वो तुरंत एक सिग्नल भेजते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स के द्वारा एक सिग्नल भेजेंगे सेंसरी एरिया को। फिर वही प्रोसेस होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर वैसो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेगा और बीपी को नॉर्मल कर देगा। इसके बाद आता है हायर सेंटर्स। पहला होता है वेसोमोटर सेंटर, दूसरा हायर सेंटर। हायर सेंटर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस, ये दोनों रेगुलेट करते हैं बीपी को। जब देखिए जब कभी बीपी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं कभी कभी, तो बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए ये सेंसिटिव होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन से उसे कंट्रोल करता है ये बीपी को। फोर्थ होता है इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या होता है कि जब कोई भी आप इंस्पायरेटरी फेज में क्या होता है, सॉरी एक्सपायरेटरी फेज, जो आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि 4 to 6 mm ऑफ एच जो होता है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो ठीक होता है जब आप सांस छोड़ते हैं और बीपी जब नॉर्मल लगता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेटरी फेज में। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर और वेसोमोटर सेंटर, इन दोनों को मिलके, ये दोनों मिलके एक बीपी को फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो होता है वो है रीनल मैकेनिज्म, सॉरी सेकंड जो होता है वो रीनल मैकेनिज्म है। रीनल में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जब कभी बीपी डिक्रीज होता है तो GJR जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटस जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और ये क्या करता है, देखिए कि ये सिक्रेट करेगा रेनिन, एक रेनिन हार्मोन होता है किडनी का। वहाँ से रेनिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में बाय द एंजाइम ACE इनहिबिटर। उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिन 1 से 2 में, 2 से कन्वर्ट फर्दर होगा
3 में बाई एंजियोटेंसिनेजिनेज एंजाइम। उसके बाद एंजियोटेंसिन 3 एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट होगा। अब जो 4 है वो डायरेक्टली या तो किडनी पे एक्ट करेगा और वेसो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन निकालेगा और तुरंत बीपी को नॉर्मल करेगा, या तो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा और एल्डोस्टेरोन को निकालेगा। एल्डोस्टेरोन फर्दर जाएगा, उसके बाद वो स्टिमुलेट करेगा किसको, या तो वो काम करेगा वेसोमोटर सेंटर पे, या तो किडनी पे एक्ट करेगा और वाटर और सोडियम का रिटेंशन कराएगा। देखिए जब कहीं वाटर और सोडियम का रिटेंशन होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, यानी जो बॉडी के इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड होता है उसका रिटेंशन होता है, मतलब बॉडी का फ्लूइड बढ़ेगा। तो जैसे ही फ्लूइड बढ़ेगा वो क्या होगा, तो फ्लूइड बढ़ा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी मतलब हाई हो जाएगा। तो ये उस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो ऐसा होता है, उसको ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है। उसके बाद आता है हार्मोनल मैकेनिज्म। अब देखिए कुछ हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए बीपी को। तो सबसे पहले हम बात करें वेसो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन्स की, जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सिकोड़ देंगे और बीपी को हाई कर देंगे। तो उसमें होते हैं सबसे पहले एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, वेसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन और सेरोटोनिन। ये कुछ 6-7 हार्मोन्स हैं जो वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराते हैं। दूसरे फेज में हम बात करेंगे वेसो डायलेटर हार्मोन्स होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर, एसिटाइलकोलिन और ये वेसोप्रेसिन वगैरह, सेरोटोनिन, इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है वेसोडाइलेटर्स की तरह काम करते हैं। फोर्थ जो इसमें मैकेनिज्म होता है वो लोकल मैकेनिज्म है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, डायलेटर्स और कंस्ट्रिक्टर्स। डायलेटर्स क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं जब कभी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है। इसमें होता है पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स। और जो इसमें लास्ट फेज होता है वो होता है डायलेटर्स। इसमें क्या होता है कि वेसल्स को डायलेट किया जाता है जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकली हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये फिजियोलॉजिकली हो रहा है, नहीं बॉडी खुद कर रहा है, कोई मेडिकेशन नहीं है इसमें। और ये बॉडी इतनी कैपेबल है कि खुद से ही कंट्रोल कर सकती है बीपी को। तो डायलेटर मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, एडिनोसिन या लैक्टिक एसिड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ये है देखिए एक ओवरऑल मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकली रेगुलेशन ऑफ बीपी। तो ये 4 मैकेनिज्म हो गया, नर्वस, रीनल और हार्मोनल और लोकल। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बीपी रेगुलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।